हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हैशटैग गोविंद बायोलॉजी। आप सभी कैसे हैं? मुझे आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि आप चीज़ें जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आपको कोर कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मैं आपको इनसे रिलेटेड बाद में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 8 की, और पार्ट 8 भी जो रिलेटेड है वो स्टमक रिलेटेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बचे हुए पार्ट के अंदर कि स्टमक क्या होता है, स्टमक के अंदर कौन कौन सी और फंक्शनिंग होती है, स्टमक में अगर इन्फेक्शंस हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो जाए तो स्टमक को रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या होता है। तो देखिए, स्टमक में हैव ए एंटेरो एंडोक्राइन सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंटेरो एंडोक्राइन सेल इज जी सेल्स, यहाँ जी सेल्स कहा जाता है, और ये गैस्ट्रीन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने बात की थी कि हमारे स्टमक से म्यूकस सेल्स का सीक्रेशन होता है, पैराइटल सेल्स का म्यूकस का सीक्रेशन होता है म्यूकस सेल से, पैराइटल सेल से एचसीएल का सीक्रेशन होता है। और इसके साथ हमने देखा था कि जो सेल्स होती हैं वो पेप्सिनोजन और प्रोलिनिन का भी सीक्रेशन करती है। तो इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गैस्ट्रीन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अब फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है? तो फंक्शन ऑफ स्टमक में आप देखेंगे कि सबसे पहले वो स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा, प्रोटीन डाइजेशन बिगेन्स, स्टमक में ही पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। इससे पहले हमने बात की थी बकल कैविटी में। बकल कैविटी में आपको याद होगा कि सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट होता है और वो पहली बार पॉलीसेकेराइड स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि बकल कैविटी में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो पॉलीसेकेराइड में स्टार्ट डाइजेशन शुरू होता है, और वो स्टार्च भी कुकड स्टार्च होना चाहिए। कैसा स्टार्च होना चाहिए? कुकड स्टार्च। सलाइवरी अमाइलेज एक्ट ऑन कुकड स्टार्च। इसके साथ प्रोटीन डाइजेशन बिगेन्स कहाँ से शुरू होता है? स्टमक से होता है, बिकॉज कि यहाँ पर पेप्सिनोजन का सीक्रेशन होता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन HCl के कांटेक्ट में आने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर स्पेशल सेल्स होती है जिन्हें पैराइटल सेल्स कहा जाता है, द सीक्रेशन ऑफ HCl, और वो किसका सीक्रेशन करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जो HCl सीक्रेशन होता है ये हमारे फूड को एसिडिक कंटेंट, एसिडिक बनाने का काम करता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब बॉलस बॉलस HCl के कांटेक्ट में आता है, यानी गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में आता है, तो एसिडिक कंटेंट के साथ बनने के बाद वो काइम में चेंज हो जाता है, वो काइम में बदल जाता है। तो यानी स्टमक में आने के बाद हम फूड को काइम कहते हैं। इसके बारे में भी हम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन वाले पार्ट वाले में आगे आगे और डिटेल में बात करेंगे। द सीक्रेशन ऑफ कैसल्स इंटरेस्ट फैक्टर, इसकी हमने कल भी बात की थी कि HCl के साथ साथ ये सेल्स कासल्स इंट्रिस्टिक फैक्टर का भी सीक्रेशन करती है, विच इज हेल्पफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यानी B12 को एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो B12 विटामिन होता है, इट इज हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC, वो RBC के प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। आगे हम बात करेंगे कि अगर ये सीक्रेट ना हो, अगर एब्जॉर्प्शन ना हो, तो उससे हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन किया गया है कि हमारी जो स्टमक होती है उस स्टमक के द्वारा वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल का स्मॉल अमाउंट के अंदर एब्जॉर्प्शन भी किया जाता है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अल्कोहल का तो जो कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्टमक में ही होता है, और इसी अल्कोहल जो कंटेंट होता है वो हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे आप फंक्शन ऑफ HCl, कि जो स्टमक है उसमें HCl के क्या क्या फंक्शंस है। तो आपको देखेंगे, किल पैथोजेंस, सबसे पहला वो क्या करता है? हमारे फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट सारे पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। लेकिन मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि जो HCl होता है वो पोटेंट किलर होता है टाइफॉइड बैक्टीरिया के लिए। ये प्लीज आप याद रखें, ये एम्स एग्जाम में पूछा गया है कि HCl किसके लिए पोटेंट किलर होता है? तो टाइफॉइड बैक्टीरिया के लिए। यानी टाइफॉइड बैक्टीरियाओं को HCl के कांटेक्ट में आने के बाद वो उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है या उन्हें इनएक्टिव बना देता है। तो आप याद रखेंगे, पोटेंट किलर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया। इसके साथ हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन, और ये आयरन यानी लोह तत्व, यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्प करता है। HCl की बात कर रहे हैं अपन।
एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। तो याद रखिए पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोरेनिन, प्रोरेनिन भी इनएक्टिव होता है, जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो वो रेनिन में चेंज हो जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि पेप्सिनोजन एक्ट ऑन प्रोटीन एंड प्रोरेनिन इज एक्ट ऑन मिल्क, जिसमें केसिन प्रोटीन होता है उस पर एक्ट करने का काम करता है। और हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि प्रोरेनिन इन्फेंट्स में ज्यादा सीक्रेट होता है। इसके आगे आप चले तो मैंने लिखा है नॉट। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो उसके साथ कुछ फूड पार्टिकल्स या कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ फैट, अगर अल्कोहल के साथ फैट प्रेजेंट है, अगर खा रहे हैं हम कोई चीज, तो प्रेजेंस ऑफ फैट इन स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। अगर हम जो चीजें खा रहे हैं अल्कोहल के साथ, तो वो हमारे स्टमक में अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को डिले करती हैं, थोड़ा डिले करती हैं। लेकिन अगर हम अल्कोहल को प्योर पिए, अगर उसके साथ में अगर हम कुछ चीजों को ना लें, तो उसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली स्टमक में होता है और उसका इफेक्ट्स बहुत ज्यादा पड़ता है स्टमक वॉल्स पर। तो प्रेजेंस ऑफ फैट इन स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को कि लोग जो भी चीजें होते हैं उसके साथ कुछ खाते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीजन यही है कि द प्रेजेंस ऑफ फैट इन स्टमक डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। इसके साथ एक नोट और लिखा है मैंने, देखिए स्टमक से रिलेटेड है। द लाइनिंग ऑफ स्टमक रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl ड्यू टू थिक कोटिंग ऑफ म्यूकस। तो कल हमने बात की थी कि HCl का जो pH होता है लगभग 1 to 2 pH होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमम pH 1.8 होता है। तो फिर हमारी स्टमक वॉल्स को वो बर्न क्यों नहीं कर पाता? रीजन क्या होता है उसके पीछे कि हमारी जो स्टमक लाइनिंग्स होती है, जो वॉल होती है, उनके ऊपर एक थिक कोटिंग ऑफ म्यूकस पाई जाती है, जो उसे प्रिवेंट करती है, बचाती है स्टमक को बर्न होने से HCl से। इसके साथ एक टर्म लिखा है मैंने, गैस्ट्रेक्टोमी। तो गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है कि अगर किसी पर्सन में स्टमक इन्फेक्टेड हो गया है, स्टमक में अल्सर हो गया है, और अगर उसे रिमूव करना पड़े तो उसे गैस्ट्रेक्टोमी कहा जाता है। तो मैंने लिखा है सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक। अगर उसे निकाल दिया जाए बाहर तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रेक्टोमी। तो गैस्ट्रेक्टोमी क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। आप यहां फोकस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बैक्टीरिया है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है? यूरिएज एंजाइम को सीक्रेट करता है। किस एंजाइम को सीक्रेट करता है? यूरिएज में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्टमक में जो यूरिया होता है वो यूरिएज एंजाइम के कांटेक्ट में आने के बाद अमोनिया में बदल जाता है। और आपको पता होगा कि अमोनिया बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी के लिए। और अमोनिया क्या करता है? डैमेज ऑन स्टमक लाइनिंग, और वो हमारे स्टमक लाइनिंग को डैमेज कर देता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्टमक अल्सर, यानी स्टमक अल्सर हो जाता है, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स के अंदर स्टमक को बाहर निकाला जाता है और उसे गैस्ट्रेक्टोमी कहा जाता है। इसके साथ देखेंगे आप नीचे मैंने लिखा है एक डिजीज है, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, पर्नीशियस एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में पूछा गया है। तो पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? तो अभी हमने बात की थी कि कासल सिंथेटिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी पर्सन के अंदर गैस्ट्रेक्टोमी के द्वारा स्टमक को रिमूव कर दिया गया तो वहां पर पैराइटल सेल्स नहीं होंगी, और पैराइटल सेल्स नहीं होंगी तो वो क्या करेंगी कि वो कासल सिंथेटिक फैक्टर का सीक्रेशन नहीं कर पाएंगी, और कासल सिंथेटिक फैक्टर का सीक्रेशन नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी रिडक्शन हो जाएगी, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसकी वजह से वहां एनीमिया स्टेज आती है, जिसे पर्सीनियस एनीमिया कहा जाता है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टमक इज नॉट प्रोड्यूस कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एंड नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12। किसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है? विटामिन B12, एंड स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, और आरबीसी का बनना यहाँ पर बंद हो जाता है। तो आप प्लीज गैस्ट्रेक्टोमी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और पर्नीशियस एनीमिया को भी जरूर याद रखें। ये एक एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाकर के, लेकिन यहाँ तक भी क्वेश्चन एम्स लेवल या जिपमर लेवल तक पूछे जाते हैं।
आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आप धीरे धीरे समझिए। आपको कोई भी डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट दीजिए। प्लीज हमारे परिवार को बढ़ाइए और लोगों तक हम पहुंच पाए और अपनी शिक्षा को आगे तक बढ़ा पाए। ये हम दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही चलेगा। आप व्यूअर्स हैं, आपकी वजह से ही मैं इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ, इन चीज़ों को बना पा रहा हूँ और आप तक ला पा रहा हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, अपने चैनल को वायरल कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए इस इन्फॉर्मेशन को, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, तो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।